हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 13 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 मई 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम रिवीजन से। कल का रिवीजन करेंगे फटाफट से, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला काठमांडू नेपाल में हुआ और भारत ने पाकिस्तान को आईएमएफ की बैठक में मतदान से बाहर होने का फैसला लिया है, जब आईएमएफ बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन का अमाउंट जो है वह सैंक्शन किया है। तो इसलिए भारत ने इसकी वोटिंग से अब्सटेन रहने का फैसला लिया। इसके अलावा भारत ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया और भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के कारण आईपीएल को रद्द कर दिया गया एक हफ्ते के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने विश्व बैंक के साथ मिलकर के यूपी एग्रीस और एआई प्रज्ञा पहल शुरू की है। इसके अलावा अभी इंडिया ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए जलीय कृषि में प्रमुख रोगाणुरोधी दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के केरल राज्य में निपाह का वायरस का मामला एक बार फिर से देखने को मिला है। 2018 में पहली बार देखने को मिला था। पंजाब राज्य सरकार ने नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली को मंजूरी दी है। इसके अलावा भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वियतनाम ने 10 वर्षीय गोल्डन वीजा शुरू किया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये 10 मई को मनाया गया। ये मई और अक्टूबर के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने रिवीजन किया है। तो आगे बढ़ेंगे, इससे पहले एक जरूरी बात यह है, टेक्स्ट बुक का उड़ान सेल स्टार्ट हो गया है, 13 से 15 मई तक चलेगा। साथियों, टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है इसका प्राइस बहुत तेजी से अब बढ़ने वाला है, लेकिन इस सेल के अंतर्गत ये मात्र 395 रखा गया है और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जो है वो 483 है। इसका भी दाम बढ़ जाएगा, 1999 हो जाएगा। तो अभी ये आखिरी मौका है आपके लिए, आप इसी सेल में इसको ले डालिए। लेने के लिए आपको एमजेटी कूपन कोड यूज करना होगा, जिससे आप ये डिस्काउंट प्राप्त कर पाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप जानते हो टेक्स्ट बुक पास प्रो के तहत आप 800 प्लस एग्जाम के 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह सब इसको आपको यहाँ पर मिल जाएगा पास प्रो में। आप अपनी रैंकिंग देख पाओगे, वीक सब्जेक्ट कहाँ पर है, कहाँ पर वीक पोर्सन है, और इसके अलावा टॉपर से क्या कंपैरिजन है, रैंक वगैरह, ये सब आप चीज़ें देख सकते हो, क्योंकि यहाँ करोड़ों स्टूडेंट्स बैठते हैं एग्जाम में। इसके अलावा पास प्रो मैक्स के तहत आप रैंकर टेस्ट सीरीज और स्टडी नोट्स वगैरह, रियल टाइम डाउट सपोर्ट, ये सब भी प्राप्त कर पाओगे। ये सब चीज़ें आप अवेल करना चाहते हैं तो एमजेटी कूपन कोड यूज कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 12 मई को निम्न में से किसकी जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। साथियों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी की जयंती के अवसर पर मनाते हैं। दुनिया भर के नर्सों को सम्मानित करने के लिए, उनको समर्पित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, उनके योगदान को पहचानने के लिए मनाया जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती होती है 12 मई को, इसलिए मनाया जाता है। इस बार की थीम है आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, नर्सेज केयर स्ट्रेंथेन्स द इकोनॉमी। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ए लेडी विद द लैम्प कहा जाता है ना, ए लेडी विद द लैम्प। आधुनिक नर्सिंग का इनको मदर कहा जाता है, मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के द्वारा 1965 से दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है। अगला, मई 2025 में किसको नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष तो ये नियुक्त किया गया है अभी न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी को। न्यायमूर्ति सूर्यकांत नियुक्त किए गए हैं। ये हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के यानी नालसा के ये नए अध्यक्ष होने वाले हैं। नालसा का अध्यक्ष दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं ना, उनके बाद जो सेकंड वाले जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। इस समय ये हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी, इसलिए इनको नियुक्त किया गया है नालसा का नया चेयरमैन या नया अध्यक्ष। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति इनकी भी नियुक्ति करते हैं और ये जो होते हैं, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरे सर्वोच्च वरिष्ठतम मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो विभिन्न स्तरों पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है और लोक अदालतों के जो लोक अदालत वाला जो मामला आता है ना, उनको ये देखते हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, इसको 1987 के कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत लाया गया था, लेकिन स्थापना इसकी 1995 में हुई थी। ये बात ध्यान रखना, नालसा की स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अगला, भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन होगी? तो साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि भारत के सभी राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेश में, 3 यूटीज में है विधानसभा। 3 यूटीज ले लो, उसके बाद 28 स्टेट ले लो, तो टोटल जो है आज के टाइम पर
31 स्टेट और यूटीज में है असेंबली, असेंबली यानी कि विधानसभा वहाँ की राज्यों में। तो अब ये 3 यूटीज में आप जानते हो कौन कौन से यूटी हैं। तो इसमें अब तो जम्मू कश्मीर हो गया है, ठीक है, बहाल कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली है, इसके अलावा पुडुचेरी है। तो 3 जगह पर है विधानसभा। तो यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो दिल्ली विधानसभा ने घोषित किया है कि ये पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होगा। ये आप आर्टिकल देखिए, दिल्ली असेंबली टू ऑपरेट इंटायरली ऑन सोलर एनर्जी, सेव अप टू रेट 15 लाख मंथली। 15 लाख रुपए महीना ये बचा पाएगा जब पूरी तरीके से ये सोलर एनर्जी से ऑपरेट होने लगेगा। तो दिल्ली की विधानसभा के अध्यक्ष हैं विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। दोनों ने संयुक्त रूप से दिल्ली विधानसभा परिसर में 500 किलोवाट की क्षमता वाले, कितने, 500 किलोवाट की क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है। अभी आधारशिला रखी गई है, जब बन जाएगा संयंत्र उसके बाद फिर इसका उद्घाटन होगा, ठीक है। मुख्य अतिथि रेखा गुप्ता रही जो कि सीएम है। देखिए, भारत सरकार ने यह बताया था कि 31 जनवरी 2025 के अंत तक, मतलब कि इस साल के फर्स्ट महीने के अंत तक कुल स्थापित ऊर्जा, सौर ऊर्जा देश भर में 100.3 गीगावाट है। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जहां पर इतने ज्यादा मात्रा में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता है, 100 गीगावाट से ऊपर के वाले, जिसमें है चीन, अमेरिका और जर्मनी, 3 है टॉप 3। मतलब 100 गीगावाट के ऊपर आज तक में केवल 4 ही देश हैं जिनके पास इतना सोलर एनर्जी का स्थापित स्टोरेज है। भारत 2030 तक लक्ष्य बनाया हुआ है कि जितने रिन्यूएबल एनर्जी हैं, सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, लघु जल विद्युत संयंत्र हो, परमाणु हो, अन्य नवीनीकरण स्रोत हो, इनसे 500 गीगावाट तक पहुंचा जा सके 2030 तक। मतलब अगले 5 सालों में ही इसको 5 गुना करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। अगला, हाल ही में आयोजित मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में किसको मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड फेस्टिवल हो रहा है, अभी 1-2 दिन में पता लग जाएगा कि मिस वर्ल्ड का विजेता कौन हुआ। मिस वर्ल्ड फेस्टिवल हैदराबाद में हो रहा है, मैंने आपको बताया भी है पहले, हैदराबाद में इस बार आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो हैदराबाद में जो हो रहा है इसमें मानवतावादी पुरस्कार भी दिया जाता है। मानवतावादी पुरस्कार इस बार सोनू सूद को दिया गया है। सोनू सूद को दिया गया है, क्यों, किस लिए? इनको दिया गया है कोविड में इनके द्वारा किए गए परोपकारी कामों के लिए। आपको याद होगा कोविड के दौरान इन्होंने बहुत सारे जो नागरिक हैं जो फंसे हुए थे अन्य अन्य शहरों में, उनको उनके शहरों तक, राज्यों तक पहुंचाया था इन्होंने, और इनके एनजीओ ने तो काफ़ी हेल्प हुई थी पब्लिक की। इसके लिए इन्होंने उसी टाइम शायद सूद चैरिटी फाउंडेशन शुरू किया था। तो सूद चैरिटी फाउंडेशन स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कौशल विकास और आपदा राहत पहलों पर ये काम कर रहा था। तो कोविड-19 के दौरान इन्होंने जो परोपकारी काम किए थे उसी के लिए अभी ये दिया गया है इनको मानवतावादी पुरस्कार 2025, ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए 2024 वाला किसे मिला था, तो 2024 का मिला था नीता अंबानी को, नीता अंबानी को, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 2024 को मिला था नीता अंबानी को। चलिए, तो हैदराबाद में हो रहा है 72वां मिस वर्ल्ड फेस्टिवल। अगला, टेस्ट क्रिकेट में सबसे सफल भारतीय पुरुष क्रिकेट कप्तान कौन है जिन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। साथियों, अभी कुछ दिन पहले मैंने रोहित शर्मा को बताया संन्यास लिया टेस्ट से इन्होंने। अब विराट कोहली भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। उस दिन में मैंने आपको हिंट दिया था कि ये लेने वाले हैं, बीसीसीआई ने कहा था इनको कि पुनर्विचार करो। इन्होंने अब बता दिया कि हम पुनर्विचार कर लिए हैं, अब हम संन्यास लेकर रहेंगे। तो विराट कोहली फाइनली संन्यास ले लिए हैं टेस्ट क्रिकेट से। टी20 से जब ये लोग टी20 वर्ल्ड कप जीते थे तभी ले लिए थे। रविंद्र जडेजा, विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये 3 लोग टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उसी समय टी20 से संन्यास ले लिए थे। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन्होंने दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अभी ये दोनों ओडीआई मैचेस खेलेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब हो सकता है कुछ दिन बाद फिर जडेजा की भी बात आ जाए कि वो भी संन्यास ले रहे हैं। खैर, यहाँ पर 68 टेस्ट मैचों में इनकी कप्तानी की अगर बात करें तो कप्तानी में 40 जीत और 17 हार रही, 11 ड्रा रहा, सिर्फ 68 टेस्ट मैचों में ही। मतलब इनका विनिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा रहा, इसीलिए ये भारत में अब तक के सबसे सफलतम कप्तान रहे। अच्छा जी, इन्होंने टोटल खेले कितने हैं, 123 टेस्ट, और उसकी 210 पारियों में इन्होंने बैटिंग की है, जिसमें 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए हैं। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 30 शतक है इनके नाम और 51 अर्धशतक है। टोटल इनका इंडिविजुअल सर्वोच्च स्कोर है 2019 में बनाया गया 254 रन नाबाद।
इसके अलावा देखिए कोहली ने 7 दोहरे शतक लगाए हैं, जो किसी भी भारतीय द्वारा सबसे अधिक है। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे जिनके नेतृत्व में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर के सीरीज जीती थी। ठीक है, तो ये कुछ इनसे रिलेटेड फैक्ट्स हैं। आगे जीए सफलता बैच में, अच्छा देखिए कल कुछ लोगों का ना पेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा था। कल शाम के दौरान कई लोग जो है मैसेज कर रहे थे पेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसमें दिक्कत आ गई थी। फोन पे की तरफ से ही था, जो पेमेंट गेटवे होता है उसी तरफ से था। कई लोग को प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप लोग जो है जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया करे तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दिया करो, ठीक है। या फिर जब जो ऐप बना रहता है एमजेटी ऐप, उसमें जगह जगह आपको व्हाट्सएप का आइकॉन दिखेगा, वहां पर क्लिक करके आप सीधा पहुंच जाया करो, और वहां पर मेथड बताया जाएगा अल्टरनेटिव मेथड, तो उसके थ्रू आप पेमेंट करके भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो और बाकी अगर जिनको जिनको लेना है वो मैसेज करें। अगला 9 मई 2025 को रूस के मॉस्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? रूस का दोस्तों विक्ट्री परेड हो रहा था, 80वां विक्ट्री परेड था, और इसमें पीएम मोदी को भी बुलाया गया था। हालांकि भारत में ऑपरेशंस वगैरह चल रहे थे, इस वजह से पीएम मोदी नहीं जा पाए, लेकिन भारत ने अपना प्रतिनिधित्व भेजा था। किसे भेजा था? तो भारत ने अपने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को भेजा था। रक्षा राज्य मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस सिक्योरिटी के लिए इनको भेजा था संजय सेठ को। ये संजय सेठ है, ये पुतिन से मुलाकात भी किए। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत के प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बुलाया गया था, और बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव था रूस का, क्योंकि एशिया में अगर आप देखोगे तो 3 ही महाशक्ति हैं, रूस, भारत और चीन। इन तीनों को रूस मतलब मिला करके रखना चाहता है। आपने देखा ना, जब रूस के कजान शहर में 2024 का जब ब्रिक्स समिट हुआ था, तो उसी दौरान इंडिया और चाइना के टेंशन को कम करवाया था पुतिन ने। तो दोनों ने इंडिया और चाइना ने बैठ करके टेबल टॉक की थी पहली बार बहुत दिनों के बाद, 2020 के गलवान इंसिडेंट के बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग एक साथ टेबल पर बैठ करके टॉक किए थे। उसके बाद फिर इंडिया और चाइना के रिलेशन में काफी सुधार देखने को मिला था, बॉर्डर टेंशन भी काफी कम हुआ था। लेकिन ये बात यूएसए को नागवार गुजरी थी, और यूएसए चाह रहा था बीच में टेंशन होता रहे। इस टेंशन को मेंटेन करने के लिए या फिर क्या करने के लिए पहलगाम अटैक हुआ, मतलब बहुत सारी राजनीति चलती है। देखो कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होता है, ये बात ध्यान रखो। बूढ़े बुजुर्ग पूर्वज कहा करते थे, ऊसर मनन विदेह वहुम कुछ कारण बा, है ना। तो कारण हर चीज के पीछे होता है, टाइमिंग होती है हर चीज के पीछे, बहुत सारी चीजें होती हैं। कौन क्या करा रहा है, क्या कौन किसको क्या उकसा रहा है, इसके बहुत सारे वैश्विक मायने होते हैं। तो विक्ट्री परेड आने वाली थी, विक्ट्री परेड 9 मई 2025 को थी, और ये बातें शायद पता थी लोगों को। खैर, मॉस्को रूस में ये हुआ, और मॉस्को रूस में पीएम मोदी को बुलाया जाना था, लेकिन ये संजय सेठ को भेजे थे भारत का प्रतिनिधित्व करने। ये विक्ट्री परेड नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत का जश्न मनाने के लिए होता है, ठीक है। तो 9 मई को रेड स्क्वायर जो मॉस्को में है वहां पर हुआ। शी जिनपिंग मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। अगला, ताप्ती बेसिन मेगा रिसर्च परियोजना, इसको लागू करने के लिए किन 2 राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो ताप्ती बेसिन मेगा रिसर्च परियोजना जो है, यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की नदियों को कनेक्ट करेगी। मैंने आपको बताया था नदी लिंक परियोजना शुरू की गई है भारत सरकार के द्वारा। नदी लिंकिंग परियोजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम के लिए परियोजना, ठीक है। तो नदी लिंकिंग परियोजना जो है ये शुरू की गई है भारत सरकार के द्वारा। इसके तहत सबसे पहले केन बेतवा को जोड़ा गया था, याद होगा आपको, बताया था मैंने। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की केन और बेतवा नदियों को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले केन बेतवा नदी लिंक परियोजना शुरू की गई थी। अभी यहाँ पर जो शुरू किया गया है ये ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ताप्ती बेसिन ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में है, ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो चुके हैं ना, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये समझौता किया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, इसका उद्देश्य 5.78 लाख एकड़ भूमि को लाभ पहुंचाना और विदर्भ और उत्तरी महाराष्ट्र में सिंचाई को बढ़ावा देना। मध्य प्रदेश सरकार पिछले साल ही जब उत्तर प्रदेश के साथ केन बेतवा नदी लिंक परियोजना शुरू की थी, साथ ही साथ में कुछ दिन बाद ही मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ पार्वती काली सिंधी चंबल परियोजना शुरू की थी। तो ये राजस्थान के साथ था, केन बेतवा था उत्तर प्रदेश के साथ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये नदी लिंकिंग परियोजना भी बहुत ज्यादा मायने रखती है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला,
हाल ही में दिल्ली पुलिस ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए कौन सी पहल शुरू की? जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं उनको भी शिक्षा प्रोवाइड की जा सके, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने एक पहल शुरू की है, नई दिशा पहल। आप यहाँ आर्टिकल देखिए, दिल्ली पुलिस लॉन्चेस नई दिशा इनिशिएटिव टू री इंटीग्रेट स्कूल ड्रॉप आउट टू एजुकेशन सिस्टम। तो जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए रहते हैं बच्चे, उनको दोबारा से स्कूलों से जोड़ने के लिए या शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए ये शुरू किया गया है। नई दिशा, शिक्षा की ओर लौटता मार्ग, स्कूल छोड़ चुके बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करना। हाल ही में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2025 के चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते? स्टेज 2 में। स्टेज 1 जब हुआ था तब भारत ने जीते थे 4 मेडल, और स्टेज 2 जब हुआ है तब भारत ने जीते हैं 7 मेडल। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, 7 मेडल भारतीय तीरंदाजी टीम ने जीता है तो तीरंदाजी विश्व कप में 2025 में। ये वाला कहाँ पर हुआ था? दूसरा वाला स्टेज, तो ये वाला स्टेज जो हुआ ये हुआ था आपका संघाई चाइना में। ठीक है, पहला वाला हुआ था कहाँ पर? अमेरिका के फ्लोरिडा में। तो ये 6 से 11 मई को हुआ, पिछला वाला पिछले महीने हुआ था 8 से 13 अप्रैल को। इस बार जो 7 मेडल आए हैं इंडिया के, इसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। भारत है दूसरे स्थान पर। कोरिया, दक्षिण कोरिया ये पहले पर है, इसके भी 7 ही मेडल हैं, लेकिन इसके गोल्ड ज़्यादा हैं, इसके 5 गोल्ड हैं, और गोल्ड जिसका ज़्यादा रहता है वो टॉप पे रहता है। बाकी वर्ल्ड आर्चरी की बात करें तो इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। लाजेन में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में। 168 देश इससे जुड़े हैं। अध्यक्ष हैं प्रोफेसर डॉक्टर उगुर एडनर। अगला, हाल ही में किस देश के ला प्रेस को 2025 का यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। यूनेस्को का प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार ये दिया गया है ला प्रेस को। ला प्रेस कहाँ का है? ये है निकारागुआ का। निकारागुआ का ला प्रेस, यहाँ पर देखिए यूनेस्को की ही वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से ये आर्टिकल है। निकारागुअन न्यूज़पेपर ला प्रेसा विंस यूनेस्को, या यूनेस्को गिलेर्मो कहते हैं, गिलेर्मो कैनो पुरस्कार, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। ठीक है, तो पूरा नाम इसका है यूनेस्को या फिर गिलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। तो इस बार के लिए मिला है। ओके, तो ये सदी के पुराने अखबारों में से एक है, आर्टेना मुरलो शासन के अंतर्गत आता है। निकारागुआ का ये होता है। प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति इसके लचीलेपन को देखते हुए ये मिलता है। अच्छा, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक अभी आया था। प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना, दिवस मनाया जाता है 3 मई को, और इसी दिन प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आता है, और इस सूचकांक में भारत 151वें रैंक पर इस बार है। ठीक है, याद रहेगा। अगला, तो ये से साथियों आज के दिन की टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कम समय में अगर आप ये टॉप 10 डेली करंट अफेयर फॉलो करते चलते हैं तो मात्र आप आने वाले कुछ ही दिनों में आपके अंदर मतलब एक कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा करंट अफेयर का, और आप अपने आने वाले जो भी एग्जाम है उनमें सारे क्वेश्चंस टैकल भी कर पाओगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखा कीजिए और रोजाना देखा कीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की, जो मैंने कल पूछा था कि किस ऑपरेशन के तहत 1974 में पोखरण परीक्षण हुआ था? पहला परमाणु परीक्षण भारत में हुआ था, तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था। ऑपरेशन शक्ति के तहत हम लोगों ने 1998 में दूसरी बार किया था पोखरण परीक्षण परमाणु का। ठीक है ना, पोखरण एक्चुअली में जगह है राजस्थान का, तो राजस्थान के पोखरण में ही परीक्षण होता है। दिल्ली सरकार ने किस आईआईटी संस्थान के साथ मिलकर क्लाउड सीडिंग परियोजना के लिए लॉन्च किया है परीक्षण? तो आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर। आज आपको बताना है केरल में किस वर्ष निपाह प्रकोप का पहला मामला सामने आया था? निपाह वायरस का पहला मामला कब आया था केरल में? हाल ही में चर्चे में रहा आईएमएफ, इसका पूरा नाम क्या है? बहुत ही ईजी है, आप बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।